एक बार बता दीजिए आवाज़ सही आ रही है और आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है। बाकी अगर बीच में अगर मेरी आवाज़ नहीं आती आप लोगों को तो आप माइक अनम्यूट करके मुझे बोल दीजिएगा, है ना? शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा फ़ास्ट करेंगे क्योंकि पहले पढ़ाया हुआ है तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो आप लोग खुद देख लीजिएगा या कुछ समझाने वाला मुझे लगेगा कि आप इतना ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप खुद देख लीजिएगा बाकी मैं आप लोगों को करवा दूँगी, है ना? तो हमारा पहला तो सिलेबस ये तो आप सभी को पता ही है। बाकी इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया है कि टीचिंग क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचिंग क्या होती है हमारी कि पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन कि एक ऐसा संबंध होता है जिससे कि व्यवहार में संशोधन होता है। किसके व्यवहार में होता है? स्टूडेंट के व्यवहार में क्योंकि जो टीचर होते हैं उनको पढ़ाना होता है और जो हमारा विद्यार्थी होता है उसको उनसे ज्ञान ग्रहण करना होता है जो कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक होता है ना? एबिलिटी एप्टीट्यूड होता है हमारा नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग कि कुछ करने की जो स्वाभाविक क्षमता है उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है कि पढ़ाने की स्वाभाविक क्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। फिर ये हमारी कुछ डेफिनेशंस है तो इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम 3 प्रकार से इनको मतलब परिभाषित किया जाता है शिक्षण को। पहला है हमारा अथॉरिटेरियन जिसे हम हिंदी में सत्तावादी कहते हैं। ये हमारा बिल्कुल टीचर सेंटर्ड होता है यानी शिक्षक केंद्रित क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे अध्यापक होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ जितना भी हमारा पढ़ाने का कार्य होता है, वो किया जाता है। इसमें जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, उनका पैसिव रोल होता है, वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड कहा जाता है, कि जो भी टीचर को करवाना है, वो सारा ही बच्चे को सीखना है, खुद से अपना दिमाग उनको नहीं लगाना है इसमें। इसको थॉटलेस टीचिंग भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक, इसमें दोनों होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड प्लस टीचर सेंटर्ड यानी विषय केंद्रित और शिक्षक केंद्रित यह होता है और इसे थॉटफुल टीचिंग कहा जाता है विचारशील शिक्षण ये थोड़ा ऊपर का हो जाता है जैसा हमारा सत्तावादी हो गया वो आ जाएगा हमारा प्राइमरी लेवल का जो थोड़ा हमारा हायर एजुकेशन वाला है ऊपर वाला लेवल वो हमारा डेमोक्रेटिक आएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट सेंटर्ड प्लस टीचर सेंटर्ड होगा। नेक्स्ट होता है हमारा लाइसेंस फेयर, ये हम उससे ऊपर का लेवल समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं पीएचडी से कि कोई अगर पीएचडी करा है तो वो लाइसेंस फेयर में आ जाएगा। ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और ये हमारा हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है इसमें, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन बच्चे को निकालना होता है। ठीक, बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है तो ये आप लोग देख लीजिएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने समझाने वाला है नहीं। ठीक है, अगला है हमारा लेवल्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो 3 लेवल्स बताए गए हैं मुख्य रूप से। पहला है हमारा मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बोध स्तर और तीसरा है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल जिसे चिंतन स्तर कहा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें बना हुआ जो मेमोरी लेवल है वो टीचर सेंट्रिक है और अंडरस्टैंडिंग हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल स्टूडेंट सेंट्रिक जैसे हमने अभी देखा था अथॉरिटेरियन वाला, डेमोक्रेटिक वाला और लाइसेंस फेयर वाला। आप उसके साथ भी इसको समझ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, और जो ये दिए गए थे हमारे जो तीनों लेवल ये मॉरिस एल बिगी द्वारा दिए गए थे, इसका तीनों जो इकट्ठे दिए गए थे इनको, है ना? तो जो हमारा अगला है मेमोरी लेवल, ये दिया गया है हर्बर्ट के द्वारा। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपको आ सकते हैं जो हमारे मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ये मैच करने के लिए आ सकते हैं या कि किस तरह से भी स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं कि इनके द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया इस प्रकार से। ठीक है, तो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है और क्या है इसमें जो टीचर का रोल है वो प्राइमरी होता है और स्टूडेंट का सेकेंडरी होता है ना? और इसमें जो हमारी टीचिंग होती है वो सबसे निचले स्तर की मानी जाती है, जो शिक्षण है वो सबसे निचले स्तर का होता है हमारा मेमोरी लेवल में। जो विद्यार्थी की सोचने की क्षमता होती है इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती है। आपको पता है जो प्राइमरी लेवल पे होता है क्या होता है? विद्यार्थी खुद से सोचने को उनको उतना नहीं होता है क्योंकि उनको ऐसा है कि जो हमारे टीचर ने हमें बता दिया, हमें वही रटना है, वही याद करना है ना? और यहाँ पे जैसे कहा भी गया है कि छात्रों को केवल तथ्यों, सूत्रों और सूचनाओं को रटना होता है जो उनको पढ़ाया जाता है और इसका जो भी हमारा स्टडी मटेरियल होता है प्री प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है,
पूरी तरह से, ठीक है? तो ये हमारा मेमोरी लेवल हो गया। बाकी इसमें टीचिंग इक्विपमेंट्स दिए गए हैं कि इस लेवल पे कौन से हो सकते हैं, तो ये सारे देख लीजिएगा जो है और इवैल्यूएशन सिस्टम भी एक बार पढ़ लेना, है ना? फिर है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया गया है मॉरिसन के द्वारा, है ना? तो इसमें जो हमारी टीचिंग होती है वो थोड़ी ऊपर की क्वालिटी की होती है, हायर क्वालिटी की होती है। किससे? मेमोरी लेवल से थोड़े ऊपर की, ठीक है? ये हमारा सेकंड लेवल है और इसका क्या फोकस होता है? मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि जो भी हमारा विषय है, उस पर महारत हासिल करना, है ना? फिर इसमें होता क्या है? इसमें जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को जितने भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप और उनको कैसे अप्लाई करना है अपने जीवन में, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो इसका हमारा कीवर्ड हो जाएगा रिलेशनशिप। जो हमारा मेमोरी था, मेमोरी लेवल उसमें क्या था? सारा रटने वाली चीज़ें थी, ठीक है? लेकिन जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसमें रिलेशनशिप पता करते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसका कीवर्ड याद रखिएगा रिलेशनशिप। फिर इसमें वही टीचिंग इक्विपमेंट्स हो गए, इवैल्यूएशन सिस्टम ये देख लीजिएगा। अगला है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हंट के द्वारा दिया गया है। तो ये हाईएस्ट लेवल माना गया है। किन दोनों से है ये? हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और मेमोरी लेवल है, इन दोनों से भी ये ऊपर का स्तर है। सबसे हाईएस्ट लेवल है हमारा रिफ्लेक्टिव और ये क्या है? प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है इसमें, ठीक है? और इसको अन्य नाम क्या है इसका? इंटरस्पेक्टिव लेवल यानी अंतः विषय स्तर भी इसको कहा जाता है। तो आपको जो अन्य नाम दिए होते हैं, वो भी याद रखना है। इसका और मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक बोला गया है, तो मतलब हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का। तो अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा, है ना? फिर क्या है कि एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज़ मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कि जो इस स्तर पे कि मान लो कोई उदाहरण हम बहुत अच्छा इसमें ले सकते हैं पीएचडी का कि कोई हमारी समस्या हमारे सामने आ रही है, समाज में जो फैली हुई है, ठीक? तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है, इस चीज़ पे फोकस होता है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो तीनों चीज़ें हैं, जो हमारा मेमोरी लेवल है वो हो गया सारा रटने पर, ठीक है? उसमें टीचर ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट पैसिव होते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसमें रिलेशनशिप होता है, 2 भी किन्हीं चीज़ों के बारे में, ठीक है? रिफ्लेक्टिव लेवल एक हमारी प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है और ये सबसे ऊपर का लेवल होता है। फिर क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी जो चिंतनशील शक्ति है उसको विकसित करना होता है, कि जिससे वे क्या कर सके हमारी जीवन की समस्याओं को हल कर सके, ठीक है? कि अपनी जीवन की समस्याओं को हल कर सके या समाज में अगर कोई समस्या है जिसका वो सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है? इवैल्यूएशन हो जाता है इसमें किस प्रकार से? तो ये हो गया हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट। आवाज़ आ रही है ना मेरी? एक बार बता दीजिए। जी। जी। ठीक है, मतलब सही है ना? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? नो नो मैम। ठीक है, चलो। अगला है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी और गैगनीज़ हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। तो इसका जो ब्लूम का जो वर्गीकरण है ये किया गया था 1956 में किया गया था। पूरा नाम था इनका बेंजामिन ब्लूम, ठीक है? वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेट फिर भी आप याद रखिएगा, एक ही तो है 1956 याद रखना है आपको। किसके द्वारा था? बेंजामिन ब्लूम द्वारा किया गया था, है ना? तो इसको 3 श्रेणियों में बाँटा था, है ना? पहला था हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इधर डायग्राम में, जो दिमाग से रिलेटेड है हमारा, बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है? अफेक्टिव हो जाएगा हमारे हार्ट से रिलेटेड। हार्ट का मतलब क्या है? हमारे इमोशन से रिलेटेड, हमारी फीलिंग से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं हमारी, ठीक है? फिर साइकोमोटर है, इसमें हाथ दिखाया गया है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम जैसे करके सीखनी होती है, जो प्रैक्टिकली करनी होती है। मान लो जैसे किसी को डांस सीखना है, किसी को ड्राइविंग सीखनी है, ऐसी जो चीज़ें हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। 3 भागों में विभाजित किया है। किसने किया है? ब्लूम ने। कब दिया गया था? 1956 में, है ना? फिर अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या-क्या आता है। तो जो इसकी ये पॉइंट्स बताए गए हैं ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये 6 है। तो इनका आपको सीक्वेंस भी याद रखना है ना? सीक्वेंस में इसको कई बार लगाने के लिए पूछ लेते हैं, या इस प्रकार से पूछेंगे, 2 आपको यहाँ के दे दिए कॉग्निटिव डोमेन के, 2 आपको अफेक्टिव के दे दिए, फिर आपसे वो पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है।
तो इसको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि कौन सा कॉग्निटिव डोमेन में है, कौन सा साइकोमोटर में है और कौन सा अफेक्टिव में है ना? तो पहले क्या है इसमें? इसमें सबसे पहले दिया गया है नॉलेज कि यह क्या होता है? नॉलेज मतलब कि जो भी जानकारी है उसके बारे में याद करने में, कि जो भी हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसको हम कैसे रिकॉल करते हैं। फिर है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है कि किसी जो कोई हमारे पास विषय सामग्री दी गई है उसके अर्थ को समझने की जो क्षमता, वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन। नॉलेज हो गया जानकारी को याद करने के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन हो गया उसका अर्थ समझने के बारे में। एप्लीकेशन नाम से ही समझ आ रहा है कि जो हमारा ज्ञान है उसको हमें क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है? उसको अपने प्रैक्टिस में लेके आना है ना? ये हो गए 3। फिर है एनालिसिस। एनालिसिस को जैसे हम समझ सकते हैं, इसमें क्या है कि जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो चीज़ है उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। मान लो छोटे अगर हम इसी प्रकार से समझे ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पहले इसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं, तीसरा। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो एनालिसिस हो जाएगा। सिंथेसिस क्या होगा कि उन सारे पार्ट्स को मिलाना है, फिर इकट्ठा बना लेना है कि हमने 3 पार्ट्स पहले पढ़े फिर उसको इकट्ठा जोड़ लिया, हो वो हमारी पूरी ब्लूम टैक्सोनॉमी बन गई, ठीक है? फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमारा इसका लास्ट, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। कॉग्निटिव में हमारा दिया गया है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है? और इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है हमारा, हाँ, इसी में था ये, जो हमारा इसको ना रिवाइज़ किया गया था। ये 1956 में दिया गया था ब्लूम के द्वारा, लेकिन 2001 में जो इनके ही स्टूडेंट्स थे, ठीक है? उनके द्वारा इसको पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है। इसमें क्या किया था? नॉलेज को उन्होंने रिमेंबर कर दिया था, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज़, और इनका थोड़ा ना जो इसमें सिंथेसिस दिया गया था वो इन्होंने 2001 में लास्ट के लिए कर दिया था क्रिएट, और जो इवैल्यूएशन था उसको 2001 में एनालाइज़ के बाद किया गया था। तो आपको दोनों का सीक्वेंस याद रखना है, दोनों पूछे जा सकते हैं, है ना? अगला है हमारा अफेक्टिव यानी भावनात्मक पक्ष। तो इसमें क्या है? इसमें हमारे है रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन, है ना? तो रिसीविंग क्या होता है? किसी चीज़ को सुनने की इच्छा है या प्राप्त करने की, मतलब कोई चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं, कोई जो ज्ञान है, नॉलेज है, उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। फिर है रिस्पोंडिंग कि हमें मतलब हमें रिस्पॉन्ड भी करना है कि बच्चे जो है उनको उस चीज़ की भी इच्छा होनी चाहिए कि हम पार्टिसिपेट करें उस चीज़ में, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा वैल्यूइंग कि किसी चीज़ का जो मूल्य है उसको देखने की क्षमता, कि कौन-सी चीज़ कैसी है, किस चीज़ का ज़्यादा मूल्य है। मूल्य मतलब वैसे नहीं, मूल्य इस तरह से समझ सकते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग में वही आ जाएगा कि जितना भी है विभिन्न मूल्यों को एक और सूचनाओं को एक साथ रखना, कि क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर है कैरेक्टराइज़ेशन की, कि जितनी सारी हमारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी है उसके बाद हमने उसमें डिफरेंस देखा है, क्या इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, और उसी चीज़ को हम अपने व्यवहार में अपनाएँगे। उस वजह से हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। हमने अच्छी चीज़ें अपनाई हैं, तो हमारा अच्छा व्यवहार होगा, अगर हमने मान लो गलत चीज़ें अपना ली है, तो हम वैसे ही बन जाएँगे। तो ये हो जाएगा हमारा अफेक्टिव डोमेन। इसमें 5 चीज़ें दी गई है, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। अगला है हमारा साइकोमोटर डोमेन। ये क्या होता है कि जो हमारी टेक्निकल स्किल्स है उसको सीखने के बारे में है। तो इसमें चीज़ें हैं, सबसे पहले है इमिटेशन। इमिटेशन होता है किसी के मतलब कि किसी चीज़ को दोहराना, कि कोई कोई चीज़ कर रहा है तो हमें उसकी नकल करनी है, कि जैसे वो कर रहे हैं हमें वैसे करना है। मान लो कोई खाना बना रहे, कोई रोटी बना रहे हैं, है ना? रोटी बना रहे हैं तो अगर हम पहली बार उस चीज़ को कर रहे हैं तो हम उन्हीं की नकल करेंगे। इस चीज़ को कैसे सीखा जाता है, ठीक है? मैनिपुलेशन क्या होता है कि स्मृति द्वारा कुछ क्रियाएँ करना, मतलब थोड़ा उसमें हेर-फेर करना। उस चीज़ को हम सीख रहे हैं किसी बिहेवियर को, तो उसके बारे में थोड़ा हम हेर-फेर करते हैं। फिर आता है प्रिसाइज़न। इसमें होता है कि बहुत मतलब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं उस चीज़ की, और उस प्रैक्टिस की वज़ह से जो हमारा एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाती है उस चीज़ में जो हम सीखना चाह रहे हैं। फिर है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन है कि हम ऐसे लेवल पे पहुँच गए हैं, डिज़ायर्ड लेवल पे, कि जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि जितना हमें सीखना था उतना हमने सीख लिया, हम उस चीज़ पर पहुँच गए हैं। फिर है नेचुरलाइज़ेशन। इसमें क्या होता है कि अब वो जो चीज़ है उसको हमें मान लो वो हमारे व्यवहार में आ गई है, जो हम सीखना चाहते थे उसके लिए हमें बार-बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सारा हमारा साइकोमोटर में आ जाएगा, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिज़न, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइज़ेशन, ठीक? मैम फिर है, हाँ जी, इसको कोई एक बार कुछ बोल रहे हो? हाँ, इसको एक बार
तो एक बार बता देना। कौन सा वाला? मैनिपुलेशन में। अच्छा, मैनिपुलेशन में है, देखो पहले क्या किया हमने, पहले हमने नकल की किसी चीज़ की, है ना? नकल की, मान लो जो हमें सीखना था उसके बारे में, जिस व्यक्ति से हम लोग सीख रहे थे, तो उससे हमने उस चीज़ की नकल की कि जैसे वो कर रहा है तो हमें भी ऐसे ही करना है, हमने देख-देख के किया। तो मैनिपुलेशन का क्या है, मैनिपुलेशन का ये अर्थ है कि उस चीज़ में हम थोड़ा बहुत बदलाव करके अपने द्वारा अलग तरीके से उसको सीख रहे हैं। वो तो हम सीख ही रहे हैं जैसा हमने देख के किया है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ जाएगा मैनिपुलेशन में, ठीक है? क्लियर हुआ? यस ठीक है। मैम। हाँ जी, ये हो गया हमारा पूरा जो था। अगला है हमारा गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका एक बार क्वेश्चन आया था, जैसे इसमें शायद पूछा था कि कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले या बाद में क्या आता है, कुछ ऐसा था। तो इसका भी आपको सीक्वेंस याद रखना है, 8 प्रकार इसके बताए हैं। सिग्नल लर्निंग है हमारा, एसआर लर्निंग यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और लास्ट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसको आपको एज़ इट इज़ याद रखना है, इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, किसके पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, ठीक है? प्रकार भी याद रखने हैं कि कुल हमारे पास इनके 8 प्रकार बताए हैं गैगनी ने, इसका क्वेश्चन बना है, तो ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारी, है ना? तो थोड़ा इसका डिटेल में देखते हैं, ऊपर-ऊपर से देखेंगे, है ना? सिग्नल लर्निंग का क्या है, इसको सीधा एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि सिग्नल के द्वारा सीखते हैं हम लोग। कि जैसे मान लो हमारे पास रेड सिग्नल है रोड पे, तो लोग क्या करते हैं, अपने जो उनके व्हीकल्स होते हैं उनको रोक देते हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है सिग्नल से, कि लाल सिग्नल है मतलब रुकना है हमें, ठीक है? हरा आएगा तो मतलब चलना है हमें, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा संकेत अधिगम, ये सबसे सरल रूप होता है सीखने का, ठीक है? फिर आता है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग यानी उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना। इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अगर किसी अध्यापक ने बच्चों को कहा कि आप अपने हैंड रेज़ कीजिए, जिस इसको जो क्वेश्चन का आंसर आता है, तो मान लो कोई क्वेश्चन पूछा, तो टीचर ने कहा कि हैंड रेज़ कीजिए, तो बच्चे हैंड रेज़ करेंगे जिनको आएगा तो। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, क्योंकि टीचर ने उनको कहा तो उन्होंने वो किया। तो यहाँ पे जो हमारा स्टिमुलस है वो क्या है कि टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया बच्चों को और बच्चों ने रिस्पॉन्स किया उस चीज़ को सुन के। टीचर ने कहा करो और बच्चों ने हैंड रेज़ किए, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अगला है हमारा चेनिंग यानी श्रृंखला के द्वारा हम सीखते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि मान लो कोई छोटी बच्ची है, वो एक डॉल को देखती है ना? डॉल है उसके पास, उसको देखती है तो उसको वो वैसे समझती है कि एक बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है? तो वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे छोटे बच्चे को उन्होंने मान लो नहलाया, उनको तैयार किया बिल्कुल और उनको खाना खिला रहे हैं, वैसे जैसे भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो एक चेन में कर रहे हैं। पहले उनको उन्होंने डॉल को एक बच्चे के रूप में देखा, फिर उसको उसी तरह से तैयार किया, नहलाया कि जैसे उन्होंने देखा था कि जैसे उनकी मम्मी उनको करते हैं। तो वो सीख रहे हैं, एक प्रकार से श्रृंखला में सीख रहे हैं, ठीक है? अगला हमारा वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक संगति। ये क्या होता है? इसमें होता है, इसका एग्ज़ाम्पल इस तरह से कि जैसे मान लो बच्चों ने कोई देखा बॉल देखा, ठीक है? तो बॉल देखा ठीक है, लेकिन वो कैसा बॉल है? गोल बॉल है। गोल बॉल है और उसका कलर भी कुछ होगा, ब्लैक है, व्हाइट है या किस प्रकार का है। तो उसने क्या किया, बॉल से उसको पता चला कि बॉल है, कैसा उसकी शेप उसको पता चली, किस प्रकार का बॉल है, उसका कलर उसको पता चला, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा वर्बल एसोसिएशन, है ना? फिर है हमारा अगला डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें डिस्क्रिमिनेशन से समझ आ रहा है कि हमें 2 चीज़ों में अंतर पता करना है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों में, ठीक है? तो उसका उदाहरण इस प्रकार से है कि अगर आपने मान लो सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं, ठीक है? गाड़ियाँ हैं लेकिन है तो गाड़ियाँ ही ना सारी, लेकिन वो उनको अलग कैसे करना है कि वो अलग-अलग कंपनी की गाड़ियाँ हैं, ठीक है? तो आपको जो भी चीज़ है उसको उसके मतलब जो उसका मेन वो होता है उसका विभाजन करना है किस प्रकार से कि हमने गाड़ियाँ देखी लेकिन वो अलग-अलग कंपनीज़ की गाड़ियाँ हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। फिर है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग, किसी कॉन्सेप्ट को सीखना। तो इसमें वही उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो उसको पता है कि हमें पहले स्टार्ट करना है क्लच के साथ, गियर है, उसके बाद जो-जो भी उसका प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग में आ जाएगी। पहले हमने कॉन्सेप्ट को सीखा फिर उसको अप्लाई किया,
कि देखो पहले ये करते हैं, फिर अगला स्टेप ये होता है, फिर ये होता है, इस तरह से गाड़ी चलती है एक हमारी, ये हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग में आ जाएगा। रूल लर्निंग क्या है? नियमों को सीखना। इसमें उदाहरण अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मैथ्स में कोई हमारे पास फॉर्मूले दिए होते हैं, तो उसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम को कब लागू करना है हम लोगों को, ठीक है? फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये हाईएस्ट लेवल माना गया है गैगनी के द्वारा। और क्या है कि जितने भी ऊपर के मतलब जो इससे पहले के हमें जितने भी बताए गए हैं अपनी मतलब जो भी स्टेप्स बताए थे हमें 7, 8वां हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उन सारे को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया गया है इसमें। ठीक है? तो ये हमारा हो गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और गैगनीज़ हायरार्की। अगला देखते हैं। हाँ, अगला है हमारा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ी जर्नल में बताई गई है कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें रेडीनेस है सबसे पहले कि किसी चीज़ को जो हमारी तत्परता होती है, सीखने की प्रेरणा, रुचि और जिज्ञासा। एक्सरसाइज़ मतलब कि जो हमने सीखी है, जो हमने सीखा है, उसकी हमें प्रैक्टिस भी करनी है। और इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि उन इफ़ेक्ट किस चीज़ का ज़्यादा पड़ेगा। मान लो हमने किसी बच्चे को पीट दिया, ये गलत बात है, लेकिन हाँ, उसी चीज़ अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसका उस चीज़ को रिवॉर्ड देंगे स्टूडेंट को, तो वो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। फिर एटीट्यूड एंड हैबिट्स आ जाएगा कि जो हमारी आदतें हैं, कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, पॉज़िटिव होनी चाहिए और हमारा दृष्टिकोण भी एनकरेजिंग होना चाहिए, है ना? एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। एंगर गलत बात है, किसी से ईर्ष्या करना गलत बात है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो हमारी सीखने की क्षमता है, उसको घटाती है। ठीक है? ये इन जनरल होगी हमारी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको एक बार देख लीजिएगा मोटे तौर पर जो है, जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, एज आता है, जेंडर आता है, कौन सी हम लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा कल्चर, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएँगी। ठीक है? एकेडमिक में आ जाएँगी हमारी कि उसकी प्रायर नॉलेज कितनी है, उसका लेवल क्या है एजुकेशन का, मतलब जो सारी एजुकेशन से रिलेटेड है, वो हमारी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएँगी। फिर सोशल एंड इमोशनल कि वो मतलब किसी व्यक्ति या उसके बारे में किसी सोशली वो व्यक्ति कैसा है, सोशली बच्चा कैसा है या उसकी इमोशन मतलब उसके इमोशंस कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। कॉग्निटिव में आ जाएगा हमारा मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड सारी चीज़ें कॉग्निटिव में आ जाएगी। अब इनको देखते हैं, जो हमारे एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स होते हैं, यानी किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएँ, है ना? तो जो हमारा एडोलेसेंस है, उसका मतलब क्या है? टू इमर्ज, टू अचीव, आइडेंटिफाई, मतलब उभरना या पहचान हासिल करना। और ये जो हमारा टाइम होता है, किसका होता है? हमारे मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय होता है ना? तो कब से शुरू माना जाता है हमारा एडोलेसेंस? 13 और उससे 20 शुरुआती के 20 के दशक तक इसको माना जाता है। इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं, लेकिन मैंने आपको जब पढ़ाया था पहले तब भी बताया था कि ये अलग-अलग बुक्स में या अलग-अलग जगह पे इसमें ऐज में फ़र्क हो सकता है। किसी ने यहाँ पे 10 से 12 लिया होगा, किसी ने 9 से 12 इस तरह से हो सकता है। लेकिन इसको आपको फिर भी याद रखना है मोटे रूप से कि अर्ली एडोलेसेंस में मान लो आप 10 से 13 वर्ष के बच्चे लेते हैं, फिर मिडल एडोलेसेंस होता है उसमें 14 से 17 और फिर लेट में आ जाएँगे हमारे 18 से 20 वर्ष के बच्चे, ये हो जाएगी एडोलेसेंस। फिर आता है हमारा एक वयस्क शिक्षार्थी। ये क्या होते हैं हमारे जो भी मतलब 25 वर्ष है या उससे ज़्यादा के जो भी विद्यार्थी आएँगे, वो इसमें आ जाएँगे। इनके पास क्या होता है एक्सपीरियंस होता है ज़्यादा, पढ़ाई का एक्सपीरियंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर होती है और थोड़ा बहुत जॉब जॉब एक्सपीरियंस इन लोगों के पास होता है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इनकी कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, लक्ष्य उन्मुखी होते हैं ये बिल्कुल भी, कि जो हमारा लक्ष्य है, उन्होंने कोई गोल सेट किया है और उस चीज़ को पाने के लिए ये लोग प्रयास करते रहते हैं, ठीक है? वॉलंटियर होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं कि अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है कि घर वालों का दबाव है इनके ऊपर कि चलो जी पढ़ो, नौकरी करो, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। खुद से इनके अंदर इच्छा होती है, कुछ करने की, है ना? फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं और उस चीज़ के लिए भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेटेड बाहरी रूप से नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए 90-10 का रेशियो कि 10% मान लो बाहर से उनका थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है उनको, लेकिन अगर बाकी का देखिए 90% तो वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं, अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप से मोटिवेटेड, जो हमारे एडल्ट लर्नर हैं। ठीक, अब इसको एक टेबल के माध्यम से देख लेंगे, आगे हिंदी में भी है, तो हम इंग्लिश में देखते हैं पहले।
जैसे लर्नर क्या होता है, जो एडोलेसेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर होता है कि जो टीचर करवाएंगे वो उनको सीखना है, कि टीचर के ऐसा नहीं है कि उनको खुद से नहीं करते वो मेहनत ना, मतलब ज़्यादा मेहनत खुद से नहीं करते हैं, वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं सीखने के लिए। फिर जो हमारे एडल्ट लर्नर होते हैं, वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। खुद से उनमें सीखने की जो चाह होती है अंदर से, ठीक है? फिर रोल क्या होता है लर्नर के एक्सपीरियंस का, जो एडोलेसेंस होते हैं उनके पास कम एक्सपीरियंस होता है, बहुत कम होता है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आप टीचर से समझ सकते हो कि टीचर का जो एक्सपीरियंस है, वो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बच्चों को करवाएँगे। लेकिन जो एडल्ट लर्नर होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक? मोटिवेशन कहाँ से आती है? जो एडोलेसेंस होते हैं, वो मतलब प्रारंभिक रूप से उनको क्या होता है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से कॉम्पिटिशन फॉर ग्रेड और कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर, कि उनको ग्रेड्स भी अच्छे चाहिए, उनको इस चीज़ का डर लग रहा है हम फेल हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा? या फिर अगर हमें रिवॉर्ड चाहिए, हमें कुछ प्राइज़ चाहिए, हम फर्स्ट आना चाहते हैं क्लास में, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं, उनको क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और बिल्कुल ही बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, मतलब अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इस इन सारे कारणों की वजह से अपने फ्यूचर को सही बनाने के लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है? पेस क्या होता है लर्निंग का? जो हमारे एडोलेसेंस होते हैं, तो जो टीचर होता है वो सारे ही कंट्रोल करते हैं इनकी टाइमिंग्स को और पेस ऑफ लर्निंग को, जो एडोलेसेंस होते हैं। लेकिन जो हमारे एडल्ट होते हैं वो खुद से करते हैं। इवैल्यूएशन एडोलेसेंस का टीचर के द्वारा किया जाता है और जो हमारे एडल्ट होते हैं वो क्योंकि उनके पीयर्स होते हैं साथ वाले, या कोई एक्सपर्ट्स होते हैं या फैसिलिटेटर्स होते हैं, ठीक है? ये इसका हिंदी में हो गया अर्थ, है ना? तो ये हो गया हमारा एडोलेसेंस और एडल्ट लर्नर। अगला है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। क्या-क्या फैक्टर जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करने वाले क्या-क्या कारक होते हैं? अध्यापक सबसे पहले, जो पढ़ाएगा वो तो होगा ही सबसे पहले। फिर लर्नर होता है, शिक्षार्थी होता है कि उसका कह सकते हैं कि उसको कितनी इच्छा है सीखने की, उसका मन ऐसा तो नहीं है कि उसका मन ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती सीखे जा रहा है। सपोर्ट मटेरियल क्या-क्या हमारे पास सहायक सामग्री है, कि हम जो हमारी टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, ईज़ी बना रहे हैं, कम समय में बच्चे सीख रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या है? हमारे पास क्लासरूम्स कैसे हैं? क्लासरूम अच्छे हैं, क्लासरूम बिल्कुल बुरे हैं, हमारे पास क्लासरूम ही नहीं है, ठीक है? और हमारा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कि हमारा वातावरण कैसा है पढ़ने का? जो हमारा संस्था है, वो कैसी है? जो हमारी पढ़ाई की संस्था है, और टीचर की ट्रेनिंग होती है, उसका एक्सपीरियंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हमारे क्या कह सकते हैं कारक है, किस चीज़ को, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। ठीक है? तो आप सभी को मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है, बता दीजिए एक बार, ये पढ़ाऊँ या फिर आप पढ़ लोगे खुद से? आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना? इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना? क्योंकि इसमें बस आपको खुद से पढ़ना है, समझने वाला कुछ नहीं है कि टीचर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मतलब उसको अपने विषय से प्रेम होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लर्नर कैसा होना चाहिए, जो भी सारी चीज़ें हैं ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है? उतना मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये खुद से समझने वाली चीज़ें हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगले हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, घुमा-फिरा के पूछते हैं। तो क्या होते हैं हमारे, जो सबसे पहले होता है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी शिक्षक केंद्रित विधियाँ। इसमें क्या होता है, यही होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि टीचर सेंटर्ड बताया गया है, मतलब कि टीचर का ही होगा इसमें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लेक्चर मेथड को मानते हैं, जो हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। क्योंकि टीचर इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं वो पैसिव हो जाते हैं। उनको क्या है, उनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, उनका बस एक रोल है कि जो टीचर ने लेक्चर दिया है, उनको वह सुनना है ना? सुनना है, समझना है बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ चीज़ को समझ नहीं आ रही। थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं लास्ट में, लेकिन बीच में ऐसा कुछ होता नहीं है कि जैसा हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन है, ठीक है? नॉलेज
ट्रांसमिशन कैसे होता है इसमें लेक्चर्स के द्वारा होता है, प्रेजेंटेशन के द्वारा है, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, ठीक है? और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी सारी चीज़ें उनको बताई जा रही है, वो उस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करे, उस जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको याद करे। ये हो जाएगा हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, पैसिव लर्निंग इसमें होती है क्योंकि हमें पता है कि जब टीचर ही हम इसमें नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर पे ही सारा फोकस होगा, तो जो हमारा कह सकते हैं स्टूडेंट हो गए, उनका रोल पैसिव हो जाएगा इसमें, है ना? असेसमेंट क्या होती है इसमें? मतलब आमतौर पर मानकीकृत परीक्षणों और परीक्षाओं पर आधारित होता है कि जो छात्र शिक्षक द्वारा सिखाई गई जानकारी को कितनी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसमें मेन यही देखा जाता है कि जो भी करवाया गया है, वो कितना उनको याद रहा है, कि जो भी सारी चीज़ें थी, मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ पे नहीं है कि समझा कितना है, नहीं, याद कितना रहा है बच्चे को जो भी करवाया है, लेक्चर के द्वारा करवाया था या डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा कैसे भी करवाया था, ठीक है? और क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच है दिस मेथड इज मोर अलाइन्ड विद द ट्रेडिशनल डिक्टेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। जो भी हमारा पारंपरिक है, पारंपरिक विधि जो बहुत पहले से चली आ रही है, पुरानी विधि चली आ रही है, उसके साथ मेल खाती है ये जो हमारा टीचर सेंटर्ड है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आज का समय है, जो हमारा आज का है, उसमें क्या फ़ोकस हम रखते हैं, हम स्टूडेंट पे फ़ोकस रखते हैं ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझे। ऐसा नहीं है कि बस रटी-रटाई जो बातें हैं उनको बोल दिया, अ से अनार, आ से आम वो वैसा ही कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आज का जो हमारी ये हमारा टीचर सेंटर्ड है इसको हम समझ सकते हैं एक पारंपरिक दृष्टिकोण के रूप में कि उस पर ये आधारित है हमारा टीचर सेंटर्ड। फिर आता है हमारा लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। इसमें फ़ोकस क्या होता है, वो स्टूडेंट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? टीचर किस रूप में होता है हमारा फैसिलिटेटर के रूप में या फिर गाइड के रूप में हो सकता है और स्टूडेंट को सपोर्ट करता है उनकी जर्नी में, जो उनकी लर्निंग जर्नी होती है, ठीक है? इसमें रोल चेंज हो जाते हैं थोड़े क्योंकि जो हमारा टीचर सेंटर था उसमें टीचर को लेक्चर देना था, बच्चों को याद करना था। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में क्या हो रहा है कि जो हमारा फ़ोकस है वो स्टूडेंट पे ज़्यादा हो रहा है। टीचर एक उनके कह सकते हैं फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रहा है, जहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, उनको बता रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, है ना? फिर इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, जो भी जितनी भी हमारी लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं उसमें एक्टिव लर्निंग होती है। क्योंकि क्या होता है इसमें बच्चों को ही ऐसा करना एक्सप्लोर करना होता है, जितनी भी सारी जानकारी है उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको टीचर के द्वारा बताया जाता है, बाकी कुछ चीज़ें उनको खुद से भी इसमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो मतलब बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग इसमें इंक्रीज़ होती है, ठीक है? जितनी भी उनकी कह सकते हैं कि वो चीज़ों को क्रिटिकली सोच सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ कर सकते हैं और जो डिस्कशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं। है ना? असेसमेंट कैसे दिया जाता है? तो उनको प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, उनको प्रेज़ेंटेशन के लिए बोला जा सकता है या अदर एक्टिविटीज़ उनको दी जा सकती है कि जिससे ये पता चल सके कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, किसी चीज़ के बारे में या कोई भी उनका जो कंटेंट उनको पढ़ाया गया था, दिया गया था, उसके बारे में उनको कितनी जानकारी पता है। ठीक? फिर क्या है इसमें स्टूडेंट एम्पावरमेंट। तो इसका मेन एम क्या है कि हमारे छात्र हैं उनको क्या बनाना है हमें कि सशक्त बनाना है उनको। कैसे सशक्त बनाना है? कि वो ऐसे हो जाए कि बिल्कुल ही जो उनकी सीखने की जो चीज़ें हैं, वो खुद से उन चीज़ों को कर सके। वो पूरी तरह से निर्भर ना रहे अध्यापक पर। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड। फिर इसको 3 और मतलब अगर इसको वो तो हमने 2 मोटे रूप से देखा था, एक टीचर सेंटर्ड हो गया, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, ठीक है? इनको इस प्रकार से भी बाँटा जा सकता है कि लार्ज ग्रुप के लिए हमारे अलग मेथड्स होंगे, छोटे ग्रुप के लिए अलग हो गए या जो हमारा व्यक्तिकृत होता है, वो अलग विधियाँ होंगी, ठीक है? तो ये आपको याद रख लेना है, वैसे इसमें कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन भी हो जाएँगी, मिक्स स्ट्रैटेजी में और स्टूडेंट स्ट्रैटेजी में। लेकिन जो हमारा बड़ा वाला है लार्ज ग्रुप के लिए जो टीचर सेंटर्ड है, इसमें यही आएगा लेक्चर आ जाएगा, टीम टीचिंग आ जाएगी, टीवी और वीडियो प्रेज़ेंटेशन इसमें आ जाएगा। जो मिक्स स्ट्रैटेजी है, जो छोटे ग्रुप्स के लिए है, इसमें हमारा ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम कोई भी एकदम से टॉपिक दे देंगे मतलब पहले से बताया नहीं होगा। मतलब एकदम से कोई भी हम टॉपिक दे देंगे बच्चों के लिए तो उनको बोलेंगे कि जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, एकदम से थॉट्स आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को
वो कलेक्ट कर लेंगे एक जगह, मान लो लिख लिए किसी ने कि इस बच्चे के ये थॉट्स है, तो उसमें से जो बहुत ज्यादा हमें एक्यूरेट लगेंगे उस टॉपिक के हिसाब से जो हमने टॉपिक दिया था, तो उन चीजों को हम लास्ट में अलग कर लेंगे। फिर अब उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि ये हमने टॉपिक आपको दिया था, मान लो हमने दिया था हम इसी से ले लेते हैं, मानो हमने आयुर्वेद पे आपको कुछ दिया था त्रिदोष पे, तो त्रिदोष के बारे में जो आपको पता है, पहले तो उसके सारे जितने भी थॉट्स आ रहे हैं सबके उनको कलेक्ट करेंगे, फिर उनमें से जो बिल्कुल सटीक होगा उसको अलग करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि देखो त्रिदोष ये होता है, ये सारा वो हो जाएगा हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड आ जाएगा, इसमें ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, केस स्टडी होता है, केस स्टडी आप सभी को पता है किसी एक चीज के बारे में बहुत डीप नॉलेज जो होती है वो। रोल प्ले में पता ही है रोल प्ले क्या होता है, क्या जैसे मान लो कोई रोल दिया जाता है बच्चों को, पर्यावरण के बारे में मान लो बच्चों को बताना है, तो उनको कई बच्चों को पेड़ बना देते हैं, कुछ को मतलब कुछ भी बना देते हैं, ये किसी पुराने समय के बारे में हमें जानना है, गुरुकुल के बारे में जानना है, तो उसमें क्या होता है कि किसी बच्चे को हम गुरु बना देंगे, किसी को शिष्य बना देंगे, मतलब रोल दिया जाता है, उसके माध्यम से भी पढ़ाई होती है। सिमुलेशन होता है कि बिल्कुल उस प्रकार की कह सकते हैं कि सिमुलेशन बिल्कुल वैसा जो वास्तविक हमारा वातावरण होता है, मान लो किसी जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, तो उनको एकदम से तो नहीं भेज देंगे, कहीं आग लगी मान लो तो आग बुझाने एकदम से नहीं भेजेंगे, पहले उनको क्या किया जाता है, उस प्रकार की परिस्थिति में उनको लाया जाता है, एक वैसा माहौल दिया जाता है और उसमें उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे जो हमारे पायलट्स वगैरह होते हैं उनको पहले ही ऐसे उनको चलाने तो नहीं भेजा जाएगा, उनको वैसी परिस्थिति उत्पन्न करवाई जाएगी, उसमें उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो वो हमारा सिमुलेशन में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन आप सभी को पता है, जैसे प्रैक्टिकल्स होते थे, साइंस लैब में हो जाते थे प्रैक्टिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के डेमोन्स्ट्रेट मतलब टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फिर बच्चे उसको देखेंगे, 1-2 बच्चों को मौका भी उसमें मिलता है करने का, ठीक है? फिर हमारा जो इंडिविजुअलाइज़ मेथड है, इसमें ट्यूटोरियल भी आ जाएँगे, ट्यूटोरियल्स दोनों में आ रहे हैं, ठीक है? असाइनमेंट्स हो गए, असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट दे दिया, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पीएसआई और ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है? बाकी ये तो इसमें डिटेल में है, तो ये मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग बाकी, है ना? फिर अगला है हमारा स्वयं प्रभा, मूक और ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो ये सारे दिए गए हैं, यहाँ पे मूक है, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये है हमारे सारे ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मूक की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो मैसिव के क्या है कि इसमें बहुत सारे छात्र हो सकते हैं, ठीक है? मैसिव मतलब बहुत बड़े समझ सकते हैं इसको कि बहुत बड़े लेवल पे इसमें छात्र होते हैं सीखने के लिए। ओपन है, ओपन मतलब कोई भी कहीं पे भी इसमें रजिस्टर कर सकता है कोर्सेज के लिए, ठीक है? ऑनलाइन है कि मतलब ऑनलाइन माध्यम से होगा, जितना भी हमारा पाठ्यक्रम होगा, वो पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को करवाया जाएगा, ठीक है? और क्या है इसके मतलब बहुत जो मूक्स के कोर्सेज होते हैं, वो अलग जिस प्रकार के हमारे कुछ कॉलेजों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं, लगभग वैसे ही माने जाते हैं कि वैसे ही होते हैं हमारे, ठीक है? फिर है कि मूक का किस लिए ये फेमस हुआ था? तो मतलब नहीं फेमस नहीं हुआ था कि इसका कार्य क्या है? जो हमारे डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, उनको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए इसको बनाया गया है कि घर बैठे आप जहाँ पे भी है या आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी संस्था में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, या आपको मतलब कोई भी बात है, ठीक है? तो घर बैठे-बैठे आप जहाँ पे भी है, वहाँ से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, ये इसलिए दिया गया है, ठीक है? इसलिए बनाया गया था। है ना? और इसमें क्या है कि वेब आधारित मंच है जो दुनिया भर में असीमित संख्या में छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा का मौका प्रदान करता है। ये डेट्स आपको याद रखनी है, 2008 में ये शुरू हुआ था, लेकिन ज़्यादा एक्टिव कब हुआ ये? 2012 में। तो दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, है ना? 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन लोकप्रिय हुआ ये 2012 में। तो इससे मतलब इसमें क्या-क्या होता है, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, बच्चे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स भी शेयर कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसमें जो उनके पीयर्स होते हैं, यानी साथ में जो उनके पढ़ने वाले शिक्षार्थी होते हैं, उनके साथ इसमें कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है, ठीक है? फिर है हाँ, जो सबसे पहले जो मूक था,
वो किसके द्वारा आया था? वो आया था हमारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट के द्वारा, यानी OER मूवमेंट के द्वारा, ठीक है? जो क्या था? MIT ओपन कोर्सवेयर प्रोजेक्ट था, ठीक है? इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, है ना? ये आपने देख लिया 2008 में था, लेकिन किसके द्वारा दिया गया था ये? डेव कॉर्मियर द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है? मूक का, और 2012 में ये पॉपुलर हुआ था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, जो हमारे कैनेडियन एकेडमियन थे डेव कॉर्मियर, इनके द्वारा इसको बनाया गया था मूक को, है ना? फिर क्यों था ये पहले OER मूवमेंट के द्वारा ये उभरा? तो इसमें ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से मतलब ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था? तो इसमें क्या था कि जो छात्रों की अगर कोई प्रॉब्लम्स उनको आती थी ना, तो उनका कोई डाउट क्लास नहीं होती थी, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था उनको, ठीक है? तो इसलिए ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था OER मूवमेंट का, ठीक है? लेकिन मूक में ऐसा क्या था कि जो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया? तो इसके ये बताया था इसमें कि जो हमारी उच्च शिक्षा है उस तक मतलब सुधार, उस तक पहुँच में सुधार था, और प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, कि कोई हम जैसे अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो ये एक अल्टरनेट था उसका, कि आप मूक के द्वारा भी अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हो। और इसका फ्लेक्सिबल शेड्यूल था, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिजिड शेड्यूल है जो बना दिया, मतलब ऐसा है कि सारे बच्चे इसको एक्सेस कर पाए, सभी क्लासेस भी ले पाए, वीडियो लेक्चर्स ले पाए, नोट्स ले पाए और आपस में डिस्कस भी कर पाए। तो ये इसके बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ था। अब है स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये हमारा भारत का ही अपना कह सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? यहाँ पे भी है, जैसे एक इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म है, मूक का ही रूप है, लेकिन ये भारत का एक अपना है। और इसके 3 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि किस लिए है? एक्सेस बाय एनीवन, एनी टाइम एंड एनीवेयर, कि इसे कोई भी कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है? एनीवन, एनी टाइम एंड एनीवेयर। इसका एक बार क्वेश्चन भी बना था, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है? इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 2017 में जो हमारा एजुकेशन सेक्टर था उसको डिजिटल किया गया था। तो ये दोनों ही चीज़ें 2017 में आई थी, हमारी स्वयं भी और स्वयं प्रभा भी, ठीक है? लॉन्च हुआ था, पूरी डेट है इसकी 9 जुलाई 2017 गुरु पूर्णिमा के दिन, जो हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है? ईज़ी हो गया याद करने के लिए, स्वयं, स्वयं प्रभा दोनों 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किए गए थे, गुरु पूर्णिमा के दिन था, और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक की शिक्षा है? तो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की इसमें शिक्षा दी जाती है, ठीक? ये भी आपको याद रखना है, कौन से कौन सी, 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। फिर क्या है बाकी इसकी जानकारी दी गई है कि इसमें जितने भी मतलब बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इसका पढ़ाई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर इसके सर्टिफ़िकेट की बात करें तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ता है, लेकिन जो इसकी पूरी तरह से जो पढ़ाई है हमारी, वो बिल्कुल फ्री है। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बता दीजिए। Yes, ma'am. जी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। इसमें क्या है कि 1000 से ज़्यादा इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, लगभग इतने इसमें सदस्य चुने हुए हैं, ठीक है? प्रोग्राम किसका था ये? MHRD का। MHRD की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, तो एक बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है? MHRD का मैम प्रोग्राम था हाँ जी। ये स्वयं प्रभा का ही चल रहा है क्या? नहीं, ये स्वयं है अभी, स्वयं चल स्वयं रहा है, चल रहा स्वयं। है। ओके। हाँ, स्वयं चल रहा है, हाँ जी। तो प्रोग्राम था ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और AICTE का इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो वो एक सा ही लगता है जो उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं ना, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है? तो इसमें इनके द्वारा ये बनाया गया था, MHRD के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और AICTE द्वारा, ठीक है? लेकिन इसमें जो हमारा हम कह सकते हैं प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, वो किसके होते हैं? IIT और IIM के होते हैं, ठीक है? इनके द्वारा इसमें करवाया जाता है। और वही है, जो लास्ट लाइन इसमें यही है कि MHRD और गवर्नमेंट इंडिया इनके द्वारा बताया गया है, लेकिन किसके हेल्प से बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखनी है। इसमें क्या है? इसमें मेन यही है कि MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AICTE द्वारा है।
इसमें प्रोफेसर आईआईटी और आईआईएम के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इसको बनाया गया है, ठीक है? फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है और इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पहला है कि जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें मतलब अ, जो पाठ्यक्रम होता है वो 20 घंटे का पूरा पाठ्यक्रम उसको बनाया है, लेकिन अगर उसमें लेक्चर्स की बात करें, प्रत्येक लेक्चर कितना उसका टाइम बोला गया है वो है कि 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। टोटल इसमें इन्होंने टाइम बता दिया 20 घंटे, लेकिन अगर हम एक-एक की बात करें, अगर हम 1 दिन क्लास ले रहे हैं, तो वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और क्या है, इसमें ई-कंटेंट भी जोड़ा गया है वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से। सेल्फ असेसमेंट इसमें कर सकते हैं, उसके लिए क्विज़ेज़ होते हैं, असाइनमेंट्स दिए दिए जाते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, उसके लिए आपको डिस्कशन फोरम भी उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है। फिर इसके फीचर्स है कुछ, इसमें क्या है कि कोई भी मतलब किसी भी समय पे मल्टीमीडिया की मदद से जो भी हमारा एक हाई क्वालिटी का लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो सारा इससे होता है, ठीक है? और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी पाठ्यक्रमों के लिए इंटरैक्टिव सामग्री मिल जाती है। इनको एक जगह मिल जाती है। ऐसा नहीं है अलग-अलग जगह पे उनको ढूँढना पड़ेगा कहीं, नहीं। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का जितना भी हमारे कह सकते हैं जितना भी कंटेंट है, वो एक जगह ही उपलब्ध हो जाता है, ठीक है? और क्या है अत्याधुनिक प्रणाली है जो आसान पहुँच, निगरानी और प्रमाणन की अनुमति देती है। बहुत ही हमारा कह सकते हैं कि आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, हमें इससे सर्टिफ़िकेट भी मिलते हैं, ठीक है? इस पे हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। और क्या है, वही शंकाओं को दूर करने के लिए जो इसका मेन कह सकते हैं बेनिफिट था, जो जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो जिससे हमारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक? फिर इसके 9 क्वाड्रेंट्स हैं और कोऑर्डिनेटर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। पहला है हमारा AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है? इनको आपको पढ़ लेना है। दूसरा है हमारा इसके कार्य भी मैंने आगे लिखे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा इस बार, है ना? फिर है हमारा NPTEL नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन। अगला हमारा एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NITTER नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये जो है ये आपको याद रखने हैं, इसके जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है? इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लीजिएगा किसका क्या कार्य होता है। इस तरह सा भी क्वेश्चन वैसे बन सकता है। बाकी जो ये है इनके नाम तो आपको पक्का याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ठीक है? और जो हाँ, तो जो जिनको प्रमाण पत्र चाहिए होता है बच्चों को, जो जिसमें जो भी बच्चे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्या होता है, हाँ, पंजीकरण कराना चाहिए जो कि निःशुल्क होता है तथा निर्दिष्ट तिथियों पर निर्दिष्ट केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए, कि अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? कक्षाएँ आपकी फ्री ही होती है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट के लिए कुछ पे करना होता है, लेकिन उसकी एक आपको डेट बता दी जाती है कि आपको इस समय पर इस स्थान पर पहुँच जाना है। ठीक है? प्रमाण पत्र के लिए पात्रता की घोषणा पाठ्यक्रम पृष्ठ पर की जाती है और शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र केवल तभी मिलेगा जब वर्णित क्षेत्र मेल खाता हो। मतलब क्या बताया गया है कि कोई एक उनका एक क्राइटेरिया होता है कि ये बच्चे एलिजिबल है सर्टिफिकेट के लिए, सारे नहीं होते हैं। उसका जो क्राइटेरिया होता है वो बता दिया जाता है और उनको तभी सर्टिफिकेट मिलता है अगर जो एलिजिबिलिटी है वो हो उनके बच्चों की, ठीक है? इस परीक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक या ग्रेड को शिक्षार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित किया जाता है कि जो भी हमें इसमें ग्रेड मिलते हैं तो जो उनका हमारा रिकॉर्ड होता है, जो भी हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, उसके लिए उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है? ये हमने पढ़ा स्वयं के बारे में, सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बता दी आपको याद रखनी है। फिर है हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। फ्री डीटीएच चैनल है किसके लिए है? एजुकेशन के लिए है। ये भी उसी दिन लॉन्च हुआ था, हमने पढ़ लिया है और इसमें क्या है एंटीना और केबल कनेक्शन ज़रूरी होता है क्योंकि हमें टीवी के माध्यम से पढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें, है ना? सबसे पहले इसमें 32 थे, फिर 34 थे और अभी इसके 80 हो गए हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है, ऐड नहीं है। 32 से सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो 32 चैनल थे,
से 34 हो गए थे, जो आज के समय में है उनकी कुल संख्या 80 हो गई है चैनल की, ठीक है? इस पे 24 घंटे सातों दिन टेलीकास्ट होता रहता है जो भी हमारा कंटेंट होता है, ठीक है? किसकी मदद से है? जीसैट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। जीसैट, इसको नाम याद रखना है, जीसैट 15 सैटेलाइट, पूरा नाम है इसका जीसैट 15 सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है? चैनल्स को याद रख लेना है क्योंकि अपग्रेड हो गए हैं तो क्वेश्चन बन सकता है कि आज के समय में कितने हैं? तो आज के समय में 80 है, ठीक है? 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध होता है। सैटेलाइट का नाम पूछ सकते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम 15, ठीक है? ये आपको याद रख लेना है। फिर क्या है, नया कंटेंट 4 घंटे के लिए होता है हर दिन में, ठीक है? जिसको 5 बार दोहराया जाता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा कि 4 घंटे के लिए नया कंटेंट होता है जिसको 5 बार हम दोहराते हैं, ठीक है? तो जो चैनल लिंक्ड है वो किससे है? ये आपको याद, जो सारा बोल्ड लेटर्स में है ना यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? कहाँ से? गांधीनगर बिसैग से है। बिसैग की फुल फॉर्म है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन। ये जो सारे चैनल है ये इससे जुड़े हैं, ठीक है? जो कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है हम लोगों को? इसको, ठीक है? इग्नू, एनसीईआरटी, एनपीटीईएल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी, एनआईओएस, जो ये सारे बताए गए हैं ये सभी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे स्वयं प्रभा के लिए, ठीक है? और जो हमारा इनफ्लिब नेट है वो वेब पोर्टल का रख रखाव करता है। इनफ्लिब नेट की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। जो सारे बोल्ड लेटर्स में ये आपको याद करना है। एक चीज मैंने नहीं बताई है इसमें कि जो हमारी चैनल थी वो आज के समय में 80 हो गए हैं, सबसे पहले 32 थे, ठीक है? ये हो गया हमारा स्वयं प्रभा। फिर क्या है, जो हमारे डीटीएच चैनल्स हैं वो निम्नलिखित चीजों को कवर करते हैं। हायर एजुकेशन हो गया हमारा, स्कूल एजुकेशन हो गया, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज, और जो हमारे 11th-12th के बच्चे होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है? फिर अभी देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लर्निंग के, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो जो हमारा ऑफलाइन है वो ज्यादातर टीचर फोकस इसको माना जाता है, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें पैसिव होता है जो ऑफलाइन होता है, लेकिन लर्निंग जो हमारा ऑनलाइन में होता है वो एक्टिव माना जाता है। जो ऑफलाइन में होता है इसमें टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कम इंटरेक्शन होता है बच्चों का, लेकिन ऑनलाइन जो पूरा ही कह सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ बच्चों का संपर्क बहुत ज्यादा होता है ना? इसमें क्या फोकस होता है, जो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? टीचर और लर्नर में, ऑफलाइन टीचिंग में। लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग है इसमें उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है फेस टू फेस इंटरेक्शन की, ठीक है? इसमें हमारे फिजिकल क्लासरूम्स होते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं। ऑफलाइन में जो हमारा किसका यूज़ किया जाता है? हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है, पारंपरिक शैलियों का अधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन है उसमें नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाता है पढ़ाई के लिए, ठीक है? ऑफलाइन का एक फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है, लेकिन जो ऑनलाइन का है वो एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है ना? और इसमें जो ऑफलाइन है वो ज़्यादा सीरियस रहते हैं बच्चे, और इसमें थोड़ी संभावना कम होती है कि बच्चे थोड़े कम सीरियस हो जाए, क्योंकि सामने तो है नहीं, पता चल नहीं रहा है। जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है तो मुझे नहीं पता चल रहा है, आप लोग उतना मतलब पढ़ रहे हो, सभी का ध्यान इधर है, कुछ अपना काम कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो इसमें थोड़ा मान सकते हैं कि कम सीरियसनेस होती है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया इतना। तो अभी मुझे बताइए, इतना समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी मैम 1 घंटा हो गया। हाँ जी, बोलिए। मैम एक ये ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें एग्जांपल क्या होगा? ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, मैं आपको करवाती हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड, हाँ ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड दिया गया था हमारे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था इसको, ठीक है? तो इनका नाम आपको याद रख लेना है। तो इसमें यही होता है कि एक मिनट, हाँ मतलब इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड में हमें किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना होता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और जल्दी से निकालना होता है। इसमें तो यही दिया गया है ह्यूरिस्टिक मेथड में,
कि कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ मत करना कोरिलेट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या था? ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमें एकदम से कोई चीज़ थी उसके बारे में बताना था, ठीक है? हमने कोई टॉपिक दे दिया आपको और आपको फटाफट उसके बारे में थॉट्स बताने हैं, फिर उनमें से जो बेस्ट है उनको हमें अलग करना है। लेकिन ह्यूरिस्टिक में क्या है? ह्यूरिस्टिक में हमको कोई टॉपिक नहीं दे रहे हैं, ह्यूरिस्टिक में हमको प्रॉब्लम दी जा रही है, हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कम समय में और सही सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? आ गया समझ जो पूछ रहे थे? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करें? बता दीजिए। मैम 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तो आप लोग ले लीजिए 2 मिनट का ब्रेक। 11:01 हो रहे हैं, 11:03 पे शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग में शुरू ही रखती हूँ, तो ब्रेक ले लीजिए आप लोग। हाँ जी, आ गए सभी लोग? हो गया ब्रेक? 5 मिनट हो गए? बता दीजिए एक बार, थम्स अप। ठीक है, शुरू करें फिर अगला? चलिए, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, थे हमने ये किया था, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हमें देखना है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, तो इसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम तो नाम से ही आपको पता है, ऐसी जो हमारी
सामग्री इसमें आ जाएगी जो टीचिंग में हेल्प करेगी, ठीक है? तो इसको ज़्यादा हम देखेंगे नहीं, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो ट्रेडिशन है उसका नाम आपको याद रखना है कि अलग और क्या-क्या नाम है उसको, पारंपरिक, प्रथागत या फिर पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली। ट्रेडिशन बोलते हैं इसको, कस्टमरी और कन्वेंशनल। इसको अलग और इसका क्या नाम है, एक अन्य नाम दिया गया है, चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है? ये जो सबसे कह सकते हैं सबसे पुराना ढंग है पढ़ाने का, ठीक है? और किस पर आधारित था ये कि जो हमारी चीज़ें हैं उनको हमें याद करना है, कि हम कितनी सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है? जो हमारा पारंपरिक मेथड था, ठीक है? और क्या था इसमें, the traditional role of teaching focuses on the teacher as organizer of learning activity, providers of information and experts of knowledge। कि इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती थी, है ना? तो उसमें यही होता था कि जो भी हमारी लर्निंग एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, टीचर के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती थी बच्चों को, और वही होता था जो हमारे एक्सपर्ट होते थे, जो हमारे टीचर होते थे वो नॉलेज के एक्सपर्ट होते थे, ठीक है? मेरिट्स क्या है इसके कि इट हैज़ मोर इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। ये इसमें क्यों होगा, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा संवाद होता नहीं था तो उसको भी रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि जो हमारा पुराना था, जो बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उसमें तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही होता था, जो हमारा गुरुकुल परंपरा थी, उसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से जाना जाता था। अगर उसको उस आधार पे लिया गया है तब तो ये ठीक है, कि इसमें इंटरैक्शन होता है। लेकिन अगर हम इसको एक चीज़ के बारे में देखें, जो हमारा हमने पढ़ा था जैसे लेक्चर के बारे में, तो उसमें उतना ज़्यादा संवाद नहीं होता है। तो शायद ये पुराने इस पे लिया गया है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में अधिक संवाद होता है। और क्या है, जो हमारा पुराना अ जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है, इसमें जो हो क्लासरूम में डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है? इसकी वजह से इसके डिमेरिट्स क्या-क्या बताया गया है कि अवधारणाओं को समझने के बजाय परीक्षाओं और परिणामों पर अधिक ज़ोर दिया जाता है, कि इसमें इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि बच्चों को समझ आए, नहीं। बच्चों का परिणाम अच्छा रहे, बच्चों की परीक्षाओं पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, ठीक है? लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग, इसमें जो ग्रुप लर्निंग है और जो हमारा सहयोग शिक्षण है उसका अभाव होता है, ठीक है? फिर इसमें जो टूल्स है वो आप लोग देख लीजिएगा खुद से एक बार, जो-जो चीज़ें इसमें दी गई है हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, ठीक है? ये सारे आप पढ़ लीजिएगा खुद से, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? फिर आता है हमारा मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। तो जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है आईसीटी बेस्ड है, मतलब इसमें जो थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड या जो ऐसी सारी चीज़ें होंगी वो इसमें उपलब्ध करवाई जाती है, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है? और इसमें वही जैसे हमने यहाँ पे दिया है, इसमें क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में उच्च तकनीकी उपकरणों का पूर्ण उपयोग शामिल होता है। इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है? इसके मेरिट्स बोले गए हैं कि इसमें जो टीचर होते हैं वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर करवा सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारी अ, जो कहते हैं कि हमारे पास ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है या ऑनलाइन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी याद रख सकते हैं। और क्या है कि इस पे जो इसके डीमेरिट्स है, सबसे पहला ये, क्योंकि हमें इसमें जो हमारी अ, आँखों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, दोनों ही टीचर और स्टूडेंट के, और इसमें थोड़ा जो एकीकरण कम होता है, ठीक है, टीचर्स के साथ। फिर है, इसमें बताए गए हैं कि नीचे जो तकनीक्स दी गई है, जैसे पीछे कुछ हमें एग्ज़ाम्पल हमने पढ़े थे, जो हमारा ट्रेडिशनल था उसमें ब्लैक बोर्ड वो सारी चीज़ें थी, चार्ट्स वगैरह हो गए, तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम होते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम में मान लो अगर आपको कल कोई मुझे टॉपिक करवाना है, तो उसके बारे में पहले ही आपको बता दिया जाएगा, तो पहले ही आपको मटेरियल मिल जाएगा पहले दिन, ठीक है? तो दूसरे दिन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम होता है। इसके बारे में क्वेश्चन भी आया था शायद, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और इसमें क्या मैम होता है, एक बार हाँ और जी, रिपीट कीजिए ये सेंटेंस।
फ्लिप्ड क्लासरूम, देखो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होगा, मान लो कल मुझे आपको करवाना है टीचिंग मेथड्स के बारे में, तो आज ही आप लोगों को मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है? सारा मटेरियल चाहे वो वीडियो हो गया या बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि नोट्स के रूप में कैसे भी हो गया, मटेरियल आपको मैं आज प्रोवाइड करवा लूँगी, आप लोग उसको पढ़ लोगे, तो कल क्या होगा, कल मैं उसको उतना पूरा नहीं कराऊँगी क्योंकि मैंने मटेरियल आपको दे दिया है पहले। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल पे, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर करेंगे, जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आएगा, वो करवाया जाएगा। मतलब फ्लिप्ड क्लासरूम यही है कि जो आपको कंटेंट हमें क्लासरूम में बताना था, वो हम आपको पहले प्रोवाइड करवा देंगे और अगले दिन उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट को पहले पता चल जाता है कि हम अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आ गया समझ? जी, थैंक यू। हाँ जी। और इसमें दिस इन्वॉल्व रियल लाइफ कीज़ टू इंक्रीज़ द क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी की जो इसमें क्या होता है कि जो हमारे कौशल है या रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें इसमें होती है हमारी, ठीक है? माइंड मैप आप सभी को पता है, माइंड मैप होता है हमारा कि कि जैसे समझ सकते हैं आप इसको इस तरह से मान लो हमने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है? तो माइंड मैप से जैसे समझ आ रहा है जैसे मैप्स होते हैं ना कि किसी देश का कोई नक्शा है तो वो कैसा बना होता है। तो माइंड मैप में क्या होगा कि हम लोग एक टॉपिक को अपने सेंटर में लिख लेंगे, तो उसके आस-पास जितनी भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स बना लेंगे या उसके बारे में कोई इमेज बना लेंगे, बीच में सेंटर में हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो एक मैप के रूप में उसको रखेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि इस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें थी। तो वो हमारा माइंड मैप आ जाएगा, ठीक है? फिर आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड आ जाएगी। सॉरी इसमें वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, मूक इसमें आ जाएगा हमारा और इसमें फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स होते हैं, ठीक है? गेमिफिकेशन के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसके बारे में हम मतलब जिसकी सहायता से हमें पढ़ाई में मदद होती है, ठीक है? फिर है टूल्स यूज्ड इन मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम के कौन-कौन से टूल्स बताए गए हैं। तो इसमें वही जो डिवाइसेज़ हो गए हमारे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक हो गई, ई-रीडर हो गए, एजुकेशनल गेम्स हो गई, ऑनलाइन पज़ल्स वगैरह हो गए, ऑडियो विजुअल टीचिंग सीडी, डीवीडी प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, ठीक है? अभी इसमें डिफरेंस देख लेते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल हमारा टीचर सेंटर्ड है, मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड है। इसमें किसी विषय विशेष का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जो हमारा मॉडर्न मेथड है, वो हमारे जो किसी विषय विशिष्ट और साथ-साथ ही जो हमारा स्किल बेस्ड होता है, किसी कौशल आधारित हमें इसको ज्ञान मिलता है इसमें हमें। पैसिव होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है? इंटरैक्टिव होता है और एंगेजिंग होता है हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल सैद्धांतिक होता है, इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा मॉडर्न मेथड है, उसमें क्या होता है हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाते हैं और कॉन्सेप्चुअल होता है। तो ये हो गया हमारा इसमें डिफरेंस दोनों में, ठीक है? अगला है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है इवैल्यूएशन सिस्टम, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनते कैसे वाले हैं कि बहुत सारी आपको 3-5 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको पता करना होगा मान लो आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन-सा है जो इवैल्यूएशन नहीं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को दर्शाता है। तो आपको उसमें से चूज़ करना होगा एबीसी है डी है, डीई है, इस तरह से चूज़ करना होगा। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिएगा माइंड में, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन। और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको गलत मत कीजिएगा क्योंकि ईज़ी है ये, टफ नहीं है। बस थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से जो इवैल्यूएशन है, इन सब में क्या-क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो इसको देख ले ध्यान से देखना सभी, है ना? इवैल्यूएशन इसको तो रहने देते, इवैल्यूएशन आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स भी पता है क्या होता है। इसकी बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इफेक्टिव इवैल्यूएशन की। तो जो हमारा इफेक्टिव इवैल्यूएशन है, वो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि बच्चे का जो एक उम, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हुआ है कि इस प्रकार से हमें डिज़ाइन करना है कि हमें बच्चे के हर पहलू का पता चले। ठीक है? कि बच्चे के हमें हर पहलू का पता चलना चाहिए कि उसका विकास हो पाया है कि नहीं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के बारे में हम ऐसा डिज़ाइन करें कि बस एक ही चीज़ का पता चल रहा है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें आती हैं, नहीं। ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे के हमें पता चले कि बच्चे के हर पहलू का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए मतलब हमें एक सतत प्रक्रिया होती है क्योंकि हमें पता है कि
कि हम सीखते भी लगातार रहते हैं, तो लेकिन उसका इवैल्यूएशन भी टाइम-टाइम पर होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कितना सीखा गया है या कितना कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है या कौन-सी चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है? फिर है सिस्टमैटिक होना चाहिए कि उसका एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन-सी क्लास के बच्चों का हमें किस प्रकार से इवैल्यूएशन किया है, नहीं, वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक रूप से होना चाहिए कि छोटे बच्चों का इवैल्यूएशन हमें ऐसे करना है, बच्चों का ऐसे करना है, ठीक है? फीडबैक मिलता है इससे फीडबैक मिलना चाहिए और दोनों को मिलता है, ठीक है? छात्रों को भी मिलता है और अध्यापकों को भी फीडबैक मिलता है। अध्यापकों को कैसे मिलता है? छात्रों को तो ऐसे मिलेगा कि उनको पता चलेगा, उनको क्या समझ आया नहीं, टीचर को भी अपना पता चलेगा इससे कि हमने जो पढ़ाया वो हम कितने सक्षम हो पाए बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है? इंकल्जन ऑफ टेक्नोलॉजी के मतलब हमें इसमें प्रौद्योगिकी का समावेश करना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर इंसान खुद से कर रहा है तो व्यक्ति से गलती होने की संभावना होती है, लेकिन अगर हम वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, तो जो हमारा इवैल्यूएशन होगा वो वैलिड होगा और एक्यूरेट होगा, ठीक है? इसकी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? फिर है एलिमेंट्स ये भी देख लीजिएगा ऑडियंस, ऑडियंस वही होता है जिसका हम मूल्यांकन करते हैं, पर्पज़ होता है कि जिसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। हमें मान लो अभी नेट का एग्ज़ाम है तो उसमें क्या इवैल्यूएशन होगा हमारा, कि हम उसके लिए जो हमें हमारा एक सिलेबस दिया गया था वो हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हैं, नहीं पाए, हम एलिजिबल हैं आगे के लिए या नहीं है। क्वेश्चन होने चाहिए मतलब क्वेश्चन्स क्या होते हैं? क्वेश्चन ऐसी चीज़ें होती है जो जिससे हमें पता चलता है, जिसका हमें समाधान करना होता है, ठीक है? स्कोप होता है ऐसा वाइड एरिया जहाँ पे जो हमारा इवैल्यूएशन एप्लीकेबल होता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिसोर्सेज़ होते हैं जो सारी चीज़ें हमारे मिलकर एक इवैल्यूएशन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है? फिर प्रोसेस है इसमें सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द जर्नल ऑब्जेक्टिव पहले हमें उद्देश्यों की पहचान करनी है कि किस लिए हमको इवैल्यूएशन करना है। फिर टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, है ना? फिर उसके बाद उसके लिए जो लर्न एक्टिविटीज़ है वो सारी प्लान करनी है। उसके बाद हमें इवैल्यूएशन करना है और जो रिज़ल्ट्स है उसको फीडबैक के रूप में हमको उपयोग करना है। जो रिज़ल्ट्स आए हैं इवैल्यूएशन के वो एक फीडबैक हम समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन तो अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस 2 बताए गए हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव फेज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन के आधार पर 4 है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव और नेचर ऑफ रेफरेंस में 2 है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है? तो जो क्वांटिटेटिव है इसमें क्या-क्या आता है कि नाम से ही समझ आ रहा है क्वांटिटी यानी इसमें रिटन एग्ज़ामिनेशन होंगे, ओरल एग्ज़ामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन ये सारी जो हमारी परीक्षाएँ हैं, ये हमारे मात्रात्मक मूल्यांकन में आती हैं। लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव है, उसमें हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं या कोई रेटिंग स्केल हो गया कि इतने में से इतनी रेटिंग है इस जैसे बच्चे की कोई क्वालिटी का पता करना है हमें कि हमने एक उसका लिस्ट बना दिया कि ये वाला इसका हो गया है, इस चीज़ पे इसको काम करना है, ये सारी हमारी क्वालिटेटिव में आ जाएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देश के चरण के आधार पर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, इसको याद रखना है इसका जो हमारा एक कीवर्ड है वो एंट्री बिहेवियर है। ठीक है? तो ये कब किया जाता है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमारा बिल्कुल जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स, ठीक है? टीचिंग शुरू होने से पहले मतलब जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो जाएँगे ना, जैसे एग्ज़ाम्पल्स दिए गए जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए या इंजीनियरिंग के, कोई भी जितने भी प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, वो सारे हमारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आएँगे, जो पहले किया जा रहा है, पढ़ाई शुरू होने से पहले किया जा रहा है। किसी को मास्टर्स करनी है, उससे पहले उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो वो हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। किस लिए होता है ये? क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि जिस विषय में उसको आगे पढ़ाई करनी है, उसको मतलब जो सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए, वो उसको आती है या नहीं आती है, ठीक है? तो ये हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर आता है फॉर्मेटिव, इसको अलग इसका अन्य नाम है इंटरनल इवैल्यूएशन, ठीक है? फॉर्मेटिव, है ना? कब किया जाता है? ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये इसको याद रखना है, ये इसके कीवर्ड हो गए ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये कार्यक्रम के समापन से पहले होता है और होता कब है जब हमारा पढ़ाई चल रहा है उसके बीच में ये सारी चीजें होगी ठीक है इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्टिविटी मतलब ये जरूरी नहीं है मतलब डिपेंड करता है कि कितने टाइम का हमारा कोर्स है उसके हिसाब से हम बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते रहते हैं, ठीक है? इट आइडेंटिफाइज एनी लर्निंग एरर दैट नीड टू बी करेक्टेड, ठीक है? इसमें क्या आता है, फॉर अ टीचर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। तो इसके एग्जांपल हमारे दिए गए हैं, मंथली टेस्ट हो गए या जो लास्ट टेस्ट हो गए, वो हमारे सारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आएंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन था, बिफोर इंस्ट्रक्शन, प्लेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है? किससे पहले है ये? कंप्लीशन से पहले, कोर्स के पूरे होने से पहले। फिर आता है डायग्नोस्टिक, ये भी पहले, ये भी बीच में ही होता है। लेकिन क्या फ़र्क है हमारा फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक में? क्या है? डायग्नोस्टिक में है कि हमें पता करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या कमज़ोरी है बच्चों की, किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? और क्या है कि उसके हमें उपचार भी करना है। हमने पता लगा लिया कि बच्चे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और उस चीज़ का हमें कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है, उस चीज़ का भी हमें उपचार करना है। तो ये सारा हमारा नाम से ही पता चल रहा है डायग्नोस्टिक। होगा ये भी बीच में ही, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस होगा। इंस्ट्रक्शन मतलब हो गया पढ़ाई, पढ़ाई के बीच में ही होगा ये भी। लास्ट में तो नहीं करेंगे ना, वो तो बिल्कुल फिर एंड हो गया। इसको हम बीच में करेंगे। जो हमारा फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक है, दोनों बीच में होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव में क्या फ़र्क है? डायग्नोस्टिक हम इसलिए करते हैं कि हमें पता लगाना है कि बच्चे की कहाँ कमज़ोरी है, क्या नहीं उसको समझ आ रहा, और उस चीज़ का हमें सॉल्यूशन भी निकालना है, ठीक है? ये हो गया, कॉज़ भी हमें इसका पता करना है। एग्ज़ाम्पल जैसे वेज क्विज़ेज़ आ जाएँगे, डिबेट्स हम करवा सकते हैं, और सारे इसमें एग्ज़ाम्पल्स आते हैं। फिर आता है समेटिव। समेटिव फॉर्मेटिव में बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैसे मैंने आपको बोला था, SUM, सम से याद रखना किसी चीज़ का जोड़ होता है, तो समेटिव मतलब लास्ट में होगा, जोड़ होगा, वो पूरा निचोड़ होगा हमारे एक कह सकते हैं, बिल्कुल एक मान लो 1 साल का, मान लो 1 साल का कोई है तो लास्ट में उसका हम कर सकते हैं। तो इसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। कीवर्ड इसका यही है कि एंड में होता है या फिर कोर्स के समाप्त होने पर इसको किया जाता है, ठीक है? It determines the extent to which the objectives of instruction have been achieved and used for assigning course grades। ये भी है कि ये ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है? कि बच्चों को अब ग्रेड्स देने का टाइम आ गया है, तो हमको क्या करना है? समेटिव इवैल्यूएशन करना है, ठीक है? समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, जैसे इसमें जो भी सारे बनाए जाते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके द्वारा ही सारा पेपर सेट किया जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है, हम लोगों को ग्रेड्स मिलते हैं, एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, पता चलता है कि हमारे कितने में से कितने मार्क्स आए हैं या हमको कौन-सा ग्रेड मिला है। तो ये सारा क्लियर रख लेना। प्लेसमेंट पहले होगा, इंस्ट्रक्शन से पहले, मान लो किसी को मास्टर्स करनी है, उससे पहले उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, वो प्लेसमेंट हो गया। फॉर्मेटिव हम बीच-बीच में लेंगे, जैसे मान लो 6 महीने के, ये 3 महीने के बाद हमने ले लिया, फिर अगले 3 महीने के बाद ले लिया, ठीक है? और जो हमारा डायग्नोस्टिक है, वो होता है कि हमें डिफ़िकल्टीज़ का पता करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। समेटिव होता है ग्रेड्स देने के लिए लास्ट में, ठीक? फिर ये एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है आपको। बिफोर इंस्ट्रक्शन में प्लेसमेंट होता है, जो फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक होता है, दोनों ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है? और आफ्टर इंस्ट्रक्शन हमारा समेटिव होता है, ठीक है? इसको याद रख लेना, इससे क्वेश्चन बन जाएगी। फिर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस। पहला है हमारा इसमें नॉर्म रेफरेंस्ड। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये एक हमारे नॉर्म रेफरेंस्ड रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट आर डिजाइन्ड टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन अनदर। इसमें तुलना की जाती है परीक्षार्थियों की, जितने भी मतलब परीक्षार्थी होते हैं उनकी तुलना की जाती है। ये जो ज़्यादातर यूज़्ड होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। उदाहरण दिया गया है कि मान लो किसी कोई व्यक्ति है राजेश, उसने 98% स्कोर किया है, तो उसका इससे क्या हम कंपैरिज़न क्या करेंगे कि बस जो 2% बच्चे हैं उन्होंने उससे अच्छा स्कोर किया है, ठीक है? इसमें क्या होता है, कंपैरिज़न किया जाता है 2 बच्चों के बीच में, ठीक है? ये हमारा नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरिया रेफरेंस हो गया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब हम एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि बच्चे के 100 में से 33 मार्क्स आने चाहिए, मतलब आने चाहिए, ठीक है? उसमें एक-दूसरे का ऐसा नहीं है कि एक के मतलब हम कंपैरिज़न कर रहे हैं कि एक के 90 आ रहे हैं, एक के 60 आ रहे हैं, नहीं। इससे हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि बच्चों के 100 में से इतने आने चाहिए, तो इतने ही आने चाहिए, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस हो गया। नॉर्म में क्या है, हम लोगों को मतलब तुलना करनी है छात्रों की। लेकिन जो हमारा
क्राइटेरियन है, इसमें हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप लोगों का मतलब आप लोग पास हो गए उस परीक्षा में, ठीक है? फिर है हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके लिए किया गया है? कि बच्चे चूज कर सके अपने सब्जेक्ट्स को, है ना? जैसे नाम से समझ आ रहा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि बच्चे खुद से चूज कर सके उनको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? The subjects can be at basic or advanced level instead of the conventional marking system. The CBCS system uses credits, कि इसमें credits दिए जाते हैं। इसमें जैसे हमारा पारंपरिक रूप से था वैसा नहीं है कि मार्क्स दिए जाएंगे, इसमें क्रेडिट्स दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है? फीचर्स है इसके कि फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है बच्चों को, और मतलब बच्चे चूज कर सकते हैं, जैसे बीटेक के जो कैंडिडेट है वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है? फिर है स्टूडेंट्स कैन चूज कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस लेवल, मतलब या बेसिक लेवल पे या एडवांस लेवल पे कैसे भी वो अपना पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। लर्नर्स एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट, अगर बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी चाहिए तो वो उसके लिए भी कोई अलग से पाठ्यक्रम उसमें चूज कर सकते हैं, साथ में जो पढ़ रहे हैं उसके साथ में, ठीक है? और क्रेडिट्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर किए जा सकते हैं उसके यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में, है ना? इट इज अ स्टेप टुवर्ड मूविंग अवे फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग टू ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि अब इसमें पारंपरिक रूप से जैसा अंकन प्रणाली होती थी वैसा नहीं होता है, अब इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं, है ना? 3 टाइप के इसमें कोर्सेज होते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन। कोर कोर्स क्या होता है? जो हमारा मुख्य विषय होता है वो हमारा कोर कोर्स आ जाएगा। इलेक्टिव क्या होता है? कि अगर बच्चों को अपनी स्किल्स को बढ़ाना है तो उसके लिए अगर उनको कोई कह सकते हैं कि मतलब सब्जेक्ट चूज करना है जो उनकी इंटरेस्ट का होगा, वो हमारा इलेक्टिव में आएगा। कोर आ जाएगा मेन सब्जेक्ट, इलेक्टिव में आ जाएगा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, जो कि बच्चों की स्किल्स को बढ़ावा देगा, ठीक है? फाउंडेशन में आ जाएगा हमारा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज भी इनको कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि हम ऐसे पाठ्यक्रमों को चूज करते हैं जो हमारा नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है? तीनों याद रखना है, कोर मेन हो गया, मेन सब्जेक्ट, इलेक्टिव हो गया बच्चे के इंटरेस्ट का, और फाउंडेशन हो गया कि जिससे बच्चे की नॉलेज बढ़ रही है, कुछ वो ऐसा अलग से ऐड कर रहे हैं, ठीक है? 3 तरह के जो ये कोर्स है इनके नाम याद रखने हैं, पता होना चाहिए क्या-क्या होते हैं, ठीक? अन्य जानकारी है इसके बारे में तो उसको देख मैम लीजिएगा वैसे हाँ जी, बोलिए। जी मैम ये जो अभी आपने तीनों बताए कोर इलेक्टिव और फाउंडेशन इलेक्टिव और फाउंडेशन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होगा जैसे कि दोनों ही तो हमारी एबिलिटी के लिए ही है देखा जाए और कोर तो हो गया जो मेन सब्जेक्ट जैसा होता है फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कोई कॉमर्स में कर रहे हैं तो उनका कोर सब्जेक्ट कॉमर्स जैसा हो गया तो उसके इलेक्टिव कोर्सेज लैंग्वेज हो जाती है कईयों में फिर फाउंडेशन उसमें क्या आएगा मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे पूछना चाह रही हूँ कि अच्छा, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा देखो, इलेक्टिव में आ जाएगा आपका अपने इंटरेस्ट का, आपने कुछ चूज़ कर लिया, मेन तो समझ आ गया कि कोर कोर्स हो गया, ठीक है? इलेक्टिव में आपका अपने इंटरेस्ट का है, जो आपको कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, मान लो आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपने म्यूज़िक चूज़ किया। लेकिन जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो होगा आपके उससे रिलेटेड जो आप कर रहे हो ना, जो मान लो आप लोग पीएचडी कर रहे हो, तो उसके साथ-साथ आप अन्य मतलब कोई मान लो सेमिनार अटेंड करे, उस चीज़ का आपको सर्टिफ़िकेट मिल रहा है, तो उससे आपका क्या है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। जो आपका पर्टिकुलर एक चीज़ है, जो आप कर रहे हो, उसमें आपका नॉलेज और ज़्यादा हो रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा फाउंडेशन में, ठीक है? ओके इसको ऐसे कह सकते हैं मैम जैसे इलेक्टिव हो गया फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में और फाउंडेशन वाला जो हो गया अगर हम जैसे कि अगर योग में है तो साथ में हमने थोड़ा सा आयुर्वेद का सीख लिया हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया, इस तरह से आप समझ सकते हो। जी हाँ जी, ठीक, ये हो गया हमारा, तो इसमें क्या होता है, इसमें लेक्चर्स हो सकता है, ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ये समझाने वाले नहीं हैं, ठीक है? ये थोड़े मतलब ये याद करने वाला नहीं है, बस बताने के लिए था इसमें कि अभी ग्रेडिंग सिस्टम होता है इसमें सीबीसीएस में, उसमें मार्क्स नहीं होते, तो ये जैसे ओ हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग, ए प्लस एक्सीलेंट, ए वेरी गुड, इस तरह से ये सारे ग्रेड्स दिए जाते हैं, ठीक है? फिर है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी। तो
जैसे आप सभी को पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा, है ना? तो इसमें क्या होता है कि हाँ, in CBT computer technology is employed, which means the candidates use computers to answer question presented on the monitor। मतलब कंप्यूटर पे जो, जैसे आप उदाहरण समझ सकते हो, जो हमारा नेट का एग्जाम होता है वो भी एक सीबीटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएंगे, उस पे ही हमें क्लिक करना है राइट आंसर और सबमिट कर देना है। तो ठीक है, तो ये सारी जो हमारे ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे नीट का एग्जाम हो गया या बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, वो सारे एग्जाम्पल हमारे सीबीटी के आ जाएंगे। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है कि लार्ज स्केल डिलीवरी ऑफ टेस्ट के, मतलब कम इसमें हम बहुत ज्यादा बच्चों का एक साथ एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, स्मूथ प्रोसेस है। ठीक है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाता है कि अगर मान लो कोई बच्चा है तो जैसे होते हैं, मान लो कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उस तरीके का उनको प्रोवाइड करवाया जाता है सिस्टम। ठीक है, फिर है एग्जाम कंडक्टेड विद इंटीग्रिटी, ईमानदारी के साथ परीक्षाएं आयोजित होती है, ये इसके एडवांटेज हो गए। ठीक है, दो टाइप के हैं हमारे सीबीटी, पहला है हमारा लीनियर टेस्ट, दूसरा है एडेप्टिव टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लीनियर टेस्ट मतलब लीनियर समझ आ रहा है कि हमें पूरा ही एग्जाम दिया हो गया, 100 क्वेश्चन पहले से ही हमें बताए गए हैं कि हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि बच्चा कि किस लेवल का क्वेश्चन मतलब कर पा रहा है, उसमें हर प्रकार के लेवल के क्वेश्चन दिए होंगे, इजी होंगे, ठीक है, टफ भी हो सकते हैं, थोड़े मीडियम लेवल के होंगे, वो हमारा लीनियर में आ जाएगा। एडेप्टिव में क्या होगा कि मान लो हमने किसी उसमें सारे क्वेश्चंस पहले नहीं आए होंगे, हमने पहले एक क्वेश्चन का आंसर किया। ठीक है, तो अगर हमने उसका सही आंसर किया तो कंप्यूटर उससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन हमको देगा, अगर गलत किया तो क्या होगा कि उसके थोड़े नीचे के लेवल का दे सकता है। मतलब जो एडेप्टिव टेस्ट होता है वो बच्चे की परफॉर्मेंस को देख के ही क्वेश्चन बनाता है, वो हमारा एडेप्टिव लीनियर हो जाएगा। हमारा जैसे नेट का एग्जाम्पल है, पहले से उसमें 150 क्वेश्चन है तो हमको वही करने हैं। लेकिन अगर एडेप्टिव टेस्ट होगा वो क्या होगा, हम जो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हमको उससे ज्यादा लेवल का आएगा, लेकिन अगर हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे सीबीटी के टाइप्स। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? आगे बढ़े, बता दीजिए। यस मैम। ठीक है, फिर अभी थोड़े बहुत जो टॉपिक्स रह जाते हैं इसके अलावा बीच बीच में वो देख लेते हैं। पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी में जो हमारा लर्नर होता है वो बिल्कुल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेडागोजी हमारा शुरू वाला हो जाता है, जैसे प्राइमरी वाला हो गया ना, वो हमारा पेडागोजिकल अप्रोच हो गया। लर्नर डिपेंडेंट होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। उनका बस उतना सा होता है कि टीचर ने जो करवाया हमको याद करना है, एग्जाम को पास करना है। ठीक है, तो इसमें जो लर्नर का एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो बिल्कुल से मतलब पूरी तरह से टीचर पे या टेक्स्ट बुक पे उस पे क्या कहते हैं, आश्रित होता है। ठीक है, लर्नर्स विल बी रेडी टू लर्न इफ दे वांट टू पास द क्लास। हाँ, कि मतलब इसमें ऐसा ही है कि बच्चों को बस पास होना है, कि मान लो वो फर्स्ट क्लास में है तो उनका बस इतना सा है कि उनको पास होके सेकंड क्लास में जाना है। इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला कुछ नहीं होता है, बस वही है जो पढ़ा दिया, ठीक है उतना पढ़ लिया, एग्जाम पास हो गए, हम अगली क्लास में चले गए। ठीक है, लर्नर सी देयर रोल एज एक्वायरिंग सब्जेक्ट मैटर, कि शिक्षार्थी की भूमिका बस इतनी है कि जो उनका विषय वस्तु दिया गया है वो उनको सीखना है, वो उनको रटना है, वो उनको याद करना है। ठीक है, लर्नर्स मोटिवेशन इज प्योरली एक्सट्रिंसिक। क्यों है? क्योंकि खुद से उनका उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है अंदर से, है ना? कि हमको खुद से पढ़ना है, नहीं। उनको ग्रेड्स हैं, उनको ग्रेड्स चाहिए, उनको अच्छे ग्रेड्स चाहिए, उनको पता है कि हम अगली क्लास में जाएँगे, हमको रिवॉर्ड मिलेगा, हम फर्स्ट आएँगे तो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उनके लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है? फिर है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी होता है कि इसमें बच्चों को ये जानना है कि जो जो जानकारी सीख रहे हैं, वो क्यों उनके लिए आवश्यक है, ठीक है? द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन, जो इसमें सीखने वाला होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ठीक है,
वयस्कों को समय पर सीखने की आवश्यकता होती है ताकि वो ऐसी चीज़ें सीखें जिनका वे तुरंत उपयोग कर सकें, ठीक है? और इसमें क्या होता है किसी चीज़ के बारे में या किसी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें लेवल बढ़ जाता है जो हमारा एंड्रागोजी है, ठीक है? पेडागोजी में वही वाला था समझ सकते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। एंड्रागोजी हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, ठीक है? दे हैव इंटरेस्टिंग मोटिवेशन टू सिंपली बी बेटर कि बस उनको अंदर से है जो हमारा अ, पहले वाला था उसमें क्या था एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था, ग्रेड्स की वजह से मोटिवेशन था या फिर इस वजह से मोटिवेशन था कि हम लोगों को मतलब दूसरों से ऐसा है कि क्लास में हमको सबसे टॉप करना है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है कि हमें खुद को बेहतर बनाना है जो हमारा एंड्रागोजी है। मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग ये देख लीजिएगा एक बार। फिर है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, किसके लिए है? जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्किल्स होती है, टीचिंग स्किल्स होती है, उनको बेहतर बनाने के लिए हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, ठीक है? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, 6 होते हैं, जैसे पहले हमने प्लान किया, फिर हमने टीच किया, ठीक? फिर हमको फीडबैक मिला। मतलब माइक्रो टीचिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3-4 मिनट की हमने कुछ छोटा-सा टॉपिक तैयार किया, ठीक है? फिर उसको पढ़ाया, फिर हमको फीडबैक मिला। फिर हम फिर से रीप्लान करेंगे, फिर से पढ़ाएँगे, फिर से हमको फीडबैक मिलेगा। तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। होता किस लिए है माइक्रो टीचिंग? होता है हमारी टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? माइक्रो से समझ आ रहा है छोटा, है ना? माइक्रो मतलब छोटे टाइम के लिए हो, ऐसा नहीं होगा 45 मिनट की क्लास या 50 मिनट की, नहीं। 4 से 5 मिनट की हमको पढ़ाना होगा, जिसमें हमको फीडबैक भी मिलेगा, फिर हम दोबारा से पढ़ाएँगे, दोबारा से हमको फीडबैक मिलेगा, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा माइक्रो टीचिंग। फिर है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन। ये होता है टीचर के लिए कि टीचर को खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद का मूल्यांकन करना है, ठीक है? इसमें क्या है इसमें होता है कि हमको वो चीज़ देखनी है कि हमने क्लासरूम में क्या करवाया या फिर हमने वो क्यों किया और हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये कितना काम करता है कि हमने क्या प्लान किया था, हमें क्लास में पढ़ाना था, हमने कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ किया, तो बच्चों को उससे कितना समझ आया या कितना समझ नहीं आया, वो चीज़ काम कर रही है, हमें उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, हमें कोई दूसरा टीचिंग एड इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ये टीचर के लिए होता है, ठीक है? The purpose of doing it is to improve the quality of teaching. इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी शिक्षण की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो, ठीक है? फिर आता है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड से समझ आ रहा है मिश्रित शिक्षा प्रणाली, ठीक है? इसमें क्या होगा दोनों ही चीज़ें साथ-साथ होगी। इसमें ऑनलाइन भी होगा जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कोई ऑनलाइन कोर्स भी सीख रहा है, ठीक है? लेकिन साथ में वो सेमिनार भी अटेंड कर रहा है। मतलब मिश्रित से समझ आ रहा है, इसमें दोनों चीज़ें होगी। हम ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ेंगे, ऑफलाइन माध्यम से भी पढ़ेंगे, ठीक है? ये बस इतना सा ही है ब्लेंडेड। फिर यही है कि एक क्लासरूम को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो ये पढ़ लेना आप लोग, इसमें समझने वाला नहीं है। फिर सिलेबस और करिकुलम में अंतर क्या है? तो जो हमारा करिकुलम होता है उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं या सारा आउटलाइन होता है कि जितना भी हमारा कोर्स है वो क्या होगा, ठीक है? सिलेबस क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में जो होता है। करिकुलम में सारी चीज़ें करिकुलम के अंदर ही हमारा सिलेबस आता है या और सारी चीज़ें जो एक कोर्स को पूरा करने के लिए आवश्यक है, ठीक है? लेकिन सिलेबस क्या है? सिलेबस किसी एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में है, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? The curriculum contains course content, objective, methodologies. ठीक है, तो हमारे जो करिकुलम में क्या आ जाएगा, पाठ्यक्रम सामग्री आती है, हमारे उद्देश्य क्या है, वो आएँगे या हम कौन-सा मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारा हमारा करिकुलम में आता है। सिलेबस में पूरा ही आ जाएगा हमारा डिटेल में एक विषय के बारे में सारी चीज़ें आ जाएगी कि हमें कैसा मतलब उसमें असाइनमेंट्स के बारे में आ जाएगा, मूल्यांकन के बारे में पूरा डिटेल में आ जाएगा, ठीक है? फिर आता है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग, ठीक है? इंडक्टिव में होता है एग्ज़ाम्पल्स पहले दिए जाते हैं, इसको आप इससे समझो देखो। इंडक्टिव में पहले एग्ज़ाम्पल दिए जाएँगे, फिर हम जनरल रूल बताएँगे। लेकिन डिडक्टिव में क्या होगा, जनरल रूल पहले बताएँगे और एग्ज़ाम्पल बाद में दें।
तो इसको ऐसे याद रखना, डी से जाता है, जैसे डी है ना, डीजीपी याद रखना, डिडक्टिव डीजीपी है। डी मतलब डिडक्टिव, जी मतलब जनरल, पी मतलब पर्टिकुलर। डिडक्टिव जाएगा जनरल से पर्टिकुलर, तो आई उसका उल्टा हो जाएगा, जो पर्टिकुलर टू जनरल जाएगा। जैसे उदाहरण है यहाँ पे कि जैसे उदाहरण मान लो किसी अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट सेंटेंसेस लिख दिए, ठीक है। फिर बच्चों को ही कहा कि आपको इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, पहले एग्जाम्पल दिए, ठीक है। बच्चों ने बता दिया, हमको ये पता चल रहा है, या जो भी नहीं पता चल रहा सब बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद टीचर उनको जनरल रूल पे लेके जाएंगे कि बच्चों प्रेजेंट से हमको पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इसका उदाहरण होंगे। इसमें हम पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, टीचर ने एग्जाम्पल लिखा, बच्चों से पूछा, उसके बाद उनको रूल बताया कि इस हमें प्रेजेंट सेंटेंस को कैसे पास्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमारा इंडक्टिव। डिडक्टिव में उल्टा होगा कि इसमें हम पहले क्या करेंगे, उसमें एक पहले रूल बताएंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो मेनली यूज, जैसे मैथमेटिक्स में इसको यूज कर सकते हैं, तो पहले हमने उनको रूल बता दिया, फॉर्मूले बता दिए, उसके बाद उनको बताया कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ये उनको क्वेश्चन दे दिया, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगले वाले में ये वाला लगेगा, ठीक है। तो उसमें भी क्लियर रहना है आपको। उसको डीजीपी से याद रख लेना, डीजीपी जनरल टू पर्टिकुलर, और आई वाला जो हमारा हो गया इंडक्टिव वाला, वो पर्टिकुलर टू जनरल हो गया, ठीक। फिर है टीचिंग और ट्रेनिंग, क्या अंतर है इसमें, ठीक है। जो हमारी टीचिंग होती है वो जो हमारा किस पर केंद्रित होती है, ज्ञान प्रदान करने और सीखने को सुविधाजनक बनाने। बल्कि जो प्रशिक्षण होता है किसी मतलब जो स्पेसिफिक स्किल्स होती है या जो क्षमताएं होती है उनको विकसित करने पर। टीचिंग तो पूरा ही आ जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग हम किसी एक चीज की देंगे। मान लो टीचर ट्रेनिंग है, तो उसमें टीचिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाना है उस चीज की ही ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर है जो शिक्षण समझ और वैचारिक समझ पर जोर देता है, जबकि प्रशिक्षण व्यवहारिक अनुप्रयोग और निष्पादन पर जोर देता है। ये वही है जैसे हमने पहले देख लिया, ठीक है। जो टीचिंग है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब टीचिंग अलग अलग आ जाएंगे ना, लेकिन ट्रेनिंग अगर हम करेंगे तो किसी एक चीज की करेंगे। मान लो हमें किसी कोई जॉब चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वही हम करेंगे, तो हमें उसी चीज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, थ्योरी भी बताई जाएगी, प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा, ठीक है। टीचिंग ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स लेक्चर्स while ट्रेनिंग यूटिलाइजेस प्रैक्टिकल एक्सरसाइजिंग एंड सिमुलेशंस, है ना। ये समझ आ गया। बाकी ये कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट डेट्स बताए गए हैं। 21 फेब को हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, 5 सितंबर को सभी को पता है टीचर्स डे है, 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 5 अक्टूबर को याद रखना, एक महीने बाद इससे होता है हमारा वर्ल्ड टीचर्स डे, 1 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, समझ आया आप सभी को, बता दीजिए। जी ठीक है, मैम। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।